नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन का रुख करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। कानपुर के पूर्व मंडलायुक्त इताफुद्दीन से जुड़े सनसनीखेज वीडियो सामने आए। इस वीडियो में वह कथित रूप से सरकारी आवास पर धर्मांतरण के फायदे गिनाते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ आईएएस पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को एक बार फिर बम से मारने की धमकी मिली है। इसकी जानकारी साक्षी महाराज ने पुलिस अधीक्षक को दी। जानकारी मिलते पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस टीम को धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सक्रिय हुई सर्विलांस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता और उनके समर्थकों के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आई। आरोप है कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के दौड़ा कर पीटा है। इस दौरान बीजेपी सांसद की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के 24 घंटे के बाद दूसरे दिन सोमवार को सभी 7 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया। लंबे अरसे के इंतजार के बाद रविवार को हुई योगी कैबिनेट विस्तार में 7 नए मंत्री बनाए गए। प्रदेश के पहले रामायण थीम पार्क की शुरुआत कानपुर में हो गई। सोमवार को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर इसका ट्रायल भी पूरी तरह सफलतापूर्वक रहा। 3 साल में बनकर तैयार हुए इस पार्क में पूरे त्रेता युग दर्शन डिजिटल होंगे। इसमें श्री राम के जीवन से लेकर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जीवन, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड को डिजिटली देखा गया और पढ़ा जा सकता है। तो अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। बता दें कि कानपुर के पूर्व मंडलायुक्त इताफुद्दीन से जुड़े सनसनीखेज वीडियो सामने आए। इस वीडियो में वह कथित रूप से सरकारी आवास पर धर्मांतरण के फायदे गिनाते दिख रहे हैं। वीडियो में सामने आने के बाद वरिष्ठ आईएएस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। योगी सरकार ने इस मामले में एसटीआई जांच के आदेश दिए हैं और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा है। वरिष्ठ अधिकारी इताफुद्दीन 14 फरवरी 2014 से 22 अप्रैल 2017 तक कानपुर के मंडलायुक्त रह चुके हैं। वह श्रम आयुक्त का पदभार भी संभाल चुके हैं। फिलहाल वह यूपी राज्य परिवहन निगम रोडवेज के चेयरमैन पद पर हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोहम्मद इजाफुद्दीन सरकार आवास पर मुस्लिम धर्म को लेकर तकरीरें पढ़ रहे हैं। उनके साथ धर्मांतरण करते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में इजाफुद्दीन कहीं अपनी बात रख रहे हैं तो कहीं पर सुन रहे हैं। उनमें मुस्लिम धर्म का एक जानकार धर्मांतरण पर बोल रहा है, वहीं इजाफुद्दीन आगे बैठकर उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को एक बार फिर बम से मार देने की धमकी मिली है। इसकी जानकारी साक्षी महाराज ने पुलिस अधीक्षक को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस टीम को धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर सक्रिय हुई सर्विलांस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। सांसद साक्षी महाराज के अनुसार बीते शनिवार को लगभग 4:10 से लेकर 4:20 के बीच एक नंबर से कई बार फोन आया। फोन उठाने पर मोबाइल करने वाले व्यक्ति से अभद्रता करने की बात और बम से मार देने की धमकी भी दी गई। धमकी देने वाला व्यक्ति उसे वंश सहित उसे नष्ट कर देंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने एसपी अविनाश पांडे को दी। इसके पूर्व भी विवादित बयान देने वाले साक्षी महाराज को कई बार धमकी मिल चुकी है। एसपी अविनाश पांडे के निर्देश पर सक्रिय हुई सर्विलांस टीम ने सोमवार की शाम को सईद अहमद 57 पुत्र अजीज अहमद निवासी किला बाजार सफीरपुर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जान से मारने की लगातार धमकी मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि आईपीसी की धारा 295A और 505 और 506 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता उनके समर्थकों के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान बीजेपी सांसद की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकासखंड में आयोजित आरोग्य मेले में बीजेपी सांसद के पहुंचने पर दोनों पक्षों के बीच हंगामा हुआ। दोनों तरफ से आधा दर्जन कार्यकर्ता पुलिसकर्मी घायल हुए। कार्यक्रम में आए लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। संगम लाल गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और कुछ कांग्रेस समर्थकों ने उन पर हमला किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए भी उन पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तो गुंडों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के 24 घंटे बाद दूसरे दिन सोमवार को सभी 7 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। लंबे अरसे के इंतजार के बाद रविवार को हुए योगी कैबिनेट विस्तार में 7 नए मंत्री बनाए गए। 7 में इकलौते कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा मंत्री बनाया गया। इसके अलावा 6 राज्यों को बांटे गए विभागों की जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके दी है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर विस्तार के बाद विभाग को लेकर भी खूब मंथन हुआ। पहले मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रविवार देर रात तक बैठक चलती रही। उसके बाद सोमवार को भी इस पर विचार विमर्श किया गया और फिर रात को विभागों की जानकारी सीएम की ओर से दी गई।
विभागों के बंटवारे में सबसे ज्यादा जोर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को लेकर हुआ। सरकार ने जितिन प्रसाद को विधान परिषद सदस्य मनोनीत करके कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई, लिहाजा उनके लिए विभाग पर भी जमकर चर्चा हुई। वहीं प्रदेश के पहले रामायण थीम पार्क की शुरुआत कानपुर में हो गई है। सोमवार को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर इसका ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। 3 साल में बनकर तैयार हुए इस पार्क में पूरे त्रेता युग के दृश्य होंगे। इसमें श्री राम के जीवन से लेकर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जीवन, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड को डिजिटली देखा और पढ़ा जा सकता है। कानपुर के मोती झील स्थित तुलसी भवन उपवन पार्क में इसका निर्माण करीब 6 करोड़ रुपए से किया गया है। इसमें 3.5 करोड़ रुपए भगवान श्री राम के जीवन को डिजिटली दिखाने के लिए खर्च किए गए। थीम पार्क के इंडोर हॉल में 4 बड़ी स्क्रीनों पर 15 मिनट की पूरी स्टोरी में श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास तक के वक्त को दिखाया गया है। इसमें चित्रकूट और अयोध्या को भी दर्शाया गया। थीम पार्क के आउटडोर एरिया में 75 मीटर की बड़े स्क्रीन पर श्री राम के जीवन के साथ रामचरितमानस को सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। 17.47 मिनट की मूवी में दर्शाया गया है कि कैसे तुलसी जी ने अपने बचपन के नाम राम बोला को लेकर तुलसीदास बनने तक के सफर को पूरा किया। इसके बाद तुलसी जी ने कब चित्रकूट में बैठक करके रामचरितमानस लिखी और मूवी में यह भी बेहतर तरीके से दर्शाया गया है कि सोमवार को ट्रायल के दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह भोले और कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर भी इस दौरान मौजूद। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लंबे इंतजार के बाद यूपी में सक्रिय होने जा रहे हैं। गाजीपुर में बसपा युवा संवाद कार्यक्रम में और यूपी 2022 मिशन का आगाज करेंगे। 5 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवाओं की फौज इकट्ठा होगी। आकाश आनंद के साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यभर सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा भी शामिल हो सकते हैं। बसपा ने हाल ही में बसपा युवा संवाद नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसकी कमान फिलहाल कपिल मिश्रा संभाले हुए हैं। जैसे ही नाम जाहिर है, इसमें युवाओं से संवाद किया जा रहा है। मायावती के शासनकाल में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। युवाओं को बसपा से जोड़ने की रणनीति भी तैयार की जा रही है, जैसे कि 2022 में विधानसभा चुनाव में बसपा को बड़ी सफलता मिल सकी। जिस तरीके से मायावती के भतीजे को मिली यूपी में, किस तरीके से उनकी जो रणनीति है वो सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस मोहम्मद इदाफुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच अब एसआईटी करेगी। सरकार ने सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा की अध्यक्षता में एसआईटी की गठित की है। यह मामले की जांच करके 7 दिन में शासन को अपनी रिपोर्ट देगा। उधर शुरुआती जांच के वीडियो कानपुर कमिश्नर आवास की होने की पुष्टि बता रहा है। यह वीडियो तब तक बताया जा रहा है जब तक कि इदाफुद्दीन कानपुर में कमिश्नर हुआ करते थे। अभी वे उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन के तौर पर लखनऊ में तैनात है। एसआईटी जांच इस बात पर फोकस करेगी कि क्या वीडियो में कोई अपराध दिख रहा है, क्या आईएएस अधिकारी के आवास पर कट्टरता की क्लास देने की बात हो रही है और बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। चर्चा में कानपुर के कमिश्नर रहने के दौरान अपने सरकारी आवास में इस तरह की बैठक आईएएस मोहम्मद इजाफुद्दीन के लिए आम थी। इसमें वह कट्टरता का पाठ पढ़ाते थे। कानपुर ही नहीं, कई राज्यों में शामिल होने के लिए लोग आते थे। बंगला खाली करने के बाद सफाई देते हुए धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने के साथ साहित्य भारी मात्रा में भी मिला था, मगर आईएएस अफसर होने के चलते मामले को दबा दिया गया था। तो कांग्रेस महासचिव व पार्टी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को दोपहर लखनऊ पहुंची है। एयरपोर्ट से वे सीधे कॉल हाउस पहुंची। इस यात्रा में यहां रुककर उन्होंने पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के बाद की बात कही है। यानी आज मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ स्टेट कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी और परामर्शदार्थियों के समिति के साथ बैठक करेंगे। अपने दौरे में वह चुनाव
सभा की पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगी। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति, महंगाई, बेरोजगारी व अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगी। प्रियंका गांधी इससे पहले इसी माह 9 तारीख को लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर आई थी, मगर यहां पर 2 दिन रुककर अमेठी और रायबरेली के दौरे पर चली गई। रायबरेली से अचानक वे अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिल्ली रवाना हुई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नवरात्र से प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्राओं की शुरुआत भी करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत 1.23 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनकी सुरक्षा सुविधा के लिए 1.23 लाख स्मार्टफोन और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 1.86 लाख इंफोमीटर बांटे थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि तकनीक हमारे कार्य को आसान भी नहीं करती बल्कि पारदर्शी भी बनाती है, हमें उस चीज में दक्ष बनने के साथ साथ सम्मान का पात्र भी बनाती है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में लोगों की धारणा बदलती है, हर एक विभाग ने कुछ न कुछ नया करके दिखाया है। बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान हमारी सरकार में बढ़ा है। इसको लेकर भी उन्होंने तमाम सारी बातें की और यह भी बोला है कि कोरोना पूरी दुनिया में था, लेकिन देश की मीडिया की नजरें उत्तर प्रदेश पर थी और उस पर कई सारी चीजें सामने भी आई। लखनऊ में आईपीएल मैच शुरू होने के साथ ही सट्टा का बाजार गर्म हो गया है। सट्टोरियों की धरपकड़ में लगी डीसीपी पूर्वी एक क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को विभूतिखंड पुलिस ने मोबाइल ऐप से सट्टा लगाने वाले 3 सट्टागारियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके खाते को फ्रीज कर दिया, जिसमें से सट्टे का 42.66 लाख रुपया जमा है। विभूतिखंड इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि आईपीएल में मोबाइल ऐप से सट्टा लगाने की सूचना थी। इस पर पुलिस टीम ने छापेमारी करके प्रवीण कुमार सिंह, राहुल सिंह, गौरव मंडल को गिरफ्तार किया। ये लोगों को एक मोबाइल ऐप से सट्टा लगवाते थे, जिसका नंबर मेल पर भेजा जाता था और जिससे अन्य जुड़े लोगों को विषय में जानकारी भी मिला करती थी। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे के बुलेटिन की ओर। बता दें कि कानपुर की है खबर, जहां पे गुलमोहर रेजिडेंसी अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से रेप के बाद फेंकी गई लड़की की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैवानियत की कहानी को बयां कर रही है। लड़की के शरीर पर कुल 25 गंभीर चोटों के निशान है। सिर की हड्डी 5 जगह से टूटी है। कुल 17 स्लाइड अलग अलग जांच के लिए बनाई गई हैं। डॉक्टरों की माने तो पोस्टमार्टम के दौरान 3 डॉक्टरों के पैनल ने घोर लापरवाही की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने आई है बात, वो मेडिकल कॉलेज के एक सीनियर डॉक्टर की जुबानी बता रहा है। नाम न छापने की शर्त पर गणेश शंकर विद्यार्थी के मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर ने बताया कि लड़की के शरीर पर कुल 25 गंभीर चोटों के निशान हैं। सिर की हड्डी 5 जगह से टूटी हुई है। दाहिने हाथ में 6 गंभीर चोटें हैं और 2 जगह से टूटा भी हुआ है। बाएं हाथ में 3 गंभीर चोटें हैं। पेट के नीचे से लेकर जांघ के बीच 4 चोट के निशान हैं। दोनों कान से खून निकल रहा है। होंठ व छाती के निचले हिस्से में भी चोट के निशान पाए गए हैं। ज्यादा खून बहने की वजह से लड़की की मौत हुई है। वहीं प्राइवेट पार्ट में भी बाहर चोट नहीं है, लेकिन अंदर गर्भाशय को पूरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। कुल 17 स्लाइड अलग अलग जांच के लिए बनाई गई हैं। उम्र जानने के लिए हड्डी के टुकड़े को भी जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के कथित तौर पर सुसाइड मामले में जेल में बंद 3 आरोपियों की सीबीआई टीम को 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है। आज सुबह 9 बजे सीबीआई की टीम ने नैनी सेंट्रल जेल पहुंचकर आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसके आधे घंटे बाद ही सीबीआई तीनों को लेकर पुलिस लाइन पहुंची है। पुलिस लाइन के गेट पर नंबर 1 पर दोनों को बंद कर दिया गया है। सीबीआई तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन स्थित गेस्ट हाउस के अलग अलग कमरों में रखकर पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि सीबीआई पहले गुरु व शिष्य के बीच में पनपे हुए विवाद की जड़ को
खगोलने की कोशिश करी। कथित सीडी के बारे में पूछताछ भी करेगी और माना जा रहा है कि सबसे पहले आनंद गिरी को सीबीआई के सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद 2 अन्य आरोपियों से पूछताछ होगी। साथ ही आरोपियों को साक्ष्यों को लेकर श्री बांगा बंगी गद्दी पीठ मठ को लेकर हनुमान मंदिर भी लाया जा सकता है। तो प्रयागराज में डबल मर्डर का मामला सामने आया। यहां जगदीशपुर गांव के गोडवा बस्ती में गुरुवार रात मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दोनों के गले पर गहरे जख्म मिले हैं। वहीं पास में सो रहे 2 बच्चों का गला सुरक्षित है। 2 साल का बच्चा सुरक्षित है। इसके बाद लोगों को हत्या की जानकारी हुई। घर का सामान बिखरा हुआ था। हत्या की जानकारी मिलते ही आला अफसरों के साथ पुलिस की टीम स्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक जांच में ये नहीं मालूम हो पाया कि हत्या किसने की और किन कारणों से की गई। हालांकि मामले की जांच जारी है। गोरखपुर में मंगलवार को पुलिस की बर्बरता का एक बड़ा मामला सामने आया। यहां कानपुर से घूमने आए मनीष गुप्ता, जिनकी उम्र 35 वर्ष की थी, इस नाम के युवक को रामगढ़ ताल पुलिस ने पीट कर मार डाला। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि आधी रात को होटल में चेकिंग करने पहुंची पुलिस ने उनसे पूछा कि चेकिंग का क्या तरीका है, क्या हम लोग आतंकवादी हैं, आरोप है। इसके बाद इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल जेएन सिंह ने और फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा भड़क गए। दोनों ने होटल में रूम बंद करके मनीष को जमकर पीटा। मौके पर ही मनीष की दर्दनाक मौत हो गई। शुरू में पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन मामला सुर्खियों में आने के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने रामगढ़ ताला इंस्पेक्टर जेएन सिंह और फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा और 4 सिपाहियों समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हमीरपुर में सोमवार शाम को ड्यूटी पर तैनात सिपाही भिड़ गए। राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य की स्क्वाड ड्यूटी के दौरान 2 पुलिसकर्मियों में उठापटक शुरू हो गई। एक सिपाही ने दूसरे सिपाही को इंसास राइफल तान दी और गनीमत ये रही कि राइफल की मैगजीन नहीं थी, वरना कुछ अनहोनी हो सकती थी। दरअसल सोमवार को निगरानी समिति के सदस्य भरोसी लाल हमीरपुर आए हुए थे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के कुछ जवानों की स्क्वाड ड्यूटी लगाई गई थी। जब निगरानी समिति के सदस्य पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में थे, तभी किसी बात को लेकर कांस्टेबल और ड्राइवर शेष लाल व कांस्टेबल देवेन के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट हुई और उठापटक के साथ राइफल तनने की नौबत तक आ गई। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।